गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नरेशंस के बारे में। एक्चुअली नरेशंस हमारा क्या होता है, एक तरीके का नाउन होता है। क्या होता है? एक तरीके का नाउन होता है जिसमें आई यू एन लग जाए, वो आपका क्या हो जाता है? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाता है? कथन। कथन आपके इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, जिसे इंग्लिश में नरेशंस कहते हैं। नरेशंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम कैसे? प्रत्यक्ष। डायरेक्ट को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट को कहते हैं अप्रत्यक्ष, यानी कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मान लीजिए आप, एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, दिखाई दे रहा है? सही से दिख रहा है? ये दोनों जब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं? फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जब आपस में एक दूसरे से बात करेंगे मतलब डायरेक्ट बात करेंगे। अब सपोज कीजिए, अब यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, अब इनको बात बतानी है, इनके द्वारा कही हुई बातों को, इनके द्वारा कही हुई बात को ये जब इनको बताएंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका इनडायरेक्ट, मतलब अप्रत्यक्ष कहलाएगा। डायरेक्ट का मतलब होता है हम आपस में बात कर सकते हैं, इनडायरेक्ट का मतलब दूसरे के पास तक हमें अपनी बात पहुंचाना होता है किसी दूसरे के माध्यम से। इतनी बात समझ में आई? सपोज कीजिए ये व्यक्ति यहाँ पे है और इस व्यक्ति का यहाँ पे इससे क्या चल रहा है? झगड़ा चल रहा है। गांव में देखा होगा उमूमन गरम दल के व्यक्ति होते हैं कि नहीं? गरम दल के कहते हैं निकाल लाठी मार, ठीक है? वो कैसे होते हैं? गरम दल के। तो गरम दल वाले व्यक्ति को कब तक अंदर रखा जाए? जब तक कि लड़ाई शांत ना हो जाए, उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। गाँव में देखा होगा कि महिलाएँ अक्सर का जो ज़्यादा बोलता है उसको कमरे में बंद कर देती हैं। उसको कब तक बंद रखा जाता है? जब तक कि लड़ाई शांत नहीं हो जाती है। तो इस व्यक्ति की इससे क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी। ये बेचारा बहुत ही हठी व्यक्ति है, गरम दल का, बहुत जल्दी लड़ाई करता है। अब इसकी क्या होगी? एक गांव में क्या होता है, बकरियां होती हैं, बकरियां भैंस चोरी होगी। एक इसकी क्या होगी? बकरी चोरी हो गई। इस व्यक्ति को इसको बताना था, लेकिन इससे क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी। तो ये डायरेक्ट नहीं बता रहा है। ये कैसे बताएगा? ये व्यक्ति इससे कहेगा कि उससे जाकर के कहो कि तुम्हारी बकरी चोरी हो गई। जब इसके द्वारा कई बातों को ये सुनेगा, अपने शब्दों में प्रकट करके इसको बताएगा, तो यही क्या कहलाएगा? आपका इनडायरेक्ट कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई? समझ गए डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है कि जब फेस टू फेस हम बात करेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में प्रकट कर बताना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बात क्लियर है? अब ध्यान से समझ लो। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। एक आता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। राइटिंग समझ में आ रही है? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान से समझ लो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? आपकी इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा जानते हो? इस तरह का एक कोमा लगता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका रिपोर्टिंग वर्ब। कहाँ रहेगा? इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहेगा। और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ रहेगा? इसके अंदर रहेगा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? पहला आपका कौन सा? डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, हम फेस टू फेस सामने देख करके बात कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जिसे हम नहीं देख सकते हैं उसके बारे में बोलना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट। मोस्टली देखा होगा जब भी लड़ाइयाँ होती हैं या झगड़े होते हैं तो किसकी वजह से होते हैं? इनडायरेक्ट की वजह से होते हैं। किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को हम जब सच मान लेते हैं, हो सकता है उसने हमें लड़ाने के लिए कहा हो, जाहिर सी बात हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और यदि नहीं समझेंगे तो क्या वहाँ पे हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच होगा, लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी। आपने देखा होगा गरम दल और नरम दल गांव में होते हैं। गांव में जाहिर सी बात है गरम खून वाले व्यक्ति होते हैं, गरम दल के, झगड़ा तुरंत ही प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं हम, इसको मिटा दें। यहाँ तक समझ में आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कहाँ होती है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर या बाहर? इन्वर्टेड कोमा के बाहर क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच? रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा के बाहर और इन्वर्टेड कोमा के अंदर। बात क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गया? आ गया सबको? चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सेंटेंस को हम चेंज कैसे करते हैं।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस को पहचानेंगे। टेंस को पहचान लेंगे, उसके बाद ही हम टेंस को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दें। उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है, रूल में समझ लीजिए आप। फर्स्ट रूल, इसका फर्स्ट रूल क्या है, नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, दिख रहा है यहाँ तक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदला जाएगा, केवल क्या बदले जाएंगे, प्रोनाउंस बदले जाएंगे। क्या बदले जाएंगे, प्रोनाउंस बदले जाएंगे, बट रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदला जाएगा। एक कंडीशंस क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य या प्रेजेंट में होता है या फिर किस में होता है, फ्यूचर में होता है, तो सेंटेंस उधर वाला नहीं बदला जाएगा। बेसिकली आपने देखा होगा कि आपके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव। राइटिंग साफ दिख रही है। फोर्थ कौन सा होता है आपका, ऑप्टेटिव। फिफ्थ आपका एक्सक्लेमेटोरी। सब पहले तो ये बताइए आप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 2। पहला कौन सा, दूसरा इंटेरोगेटिव, 2 में। कौन कौन से, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कैसे होते हैं, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उसका कंक्लूजन यानी कि आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, बाय और एंड, यस और नो में मिलेगा। इम्परेटिव कैसे पहचानेंगे, ROCAWP, मतलब रो का व्यास से पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ROCAWP। R फॉर क्या होता है, O फॉर CAWW, प्रोहिबिटेड मतलब होता है निषेध या मना, बिल्कुल भी ये कार्य आप नहीं कर सकते। जैसे विद्यालय में जाओगे आप, क्लास में एंट्री करोगे तो वहाँ पे लिखा होता है नो एंट्री विदाउट परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के आप अंदर नहीं आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें ये सेंटेंस सभी समझने पड़ेंगे, किस टेंस के साथ हमें इन्वर्टेड कोमा जब हटाया जाता है, इन्वर्टेड कोमा हटाया जाता है, उसके आधार पर ये सेंटेंसों के आधार पर आपका प्रयोग होते हैं कंजक्शन। असर्टिव सेंटेंस होगा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ध्यान से समझ लेना इसको। अगर असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है और इन्वर्टेड कोमा को हमें रिमूव करना पड़े तो हम क्या लगाएंगे, हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन क्या करता है, वाक्य को जोड़ता है। इंटेरोगेटिव पे आ जाओ। इंटेरोगेटिव यदि आपका फर्स्ट टाइप है तो क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप होगा तो आप क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य कब होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उधर वाला सेंटेंस नहीं बदला जाएगा। यदि वो पास्ट में है, कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य यदि पास्ट में है तभी सेंटेंस बदला जाएगा। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो क्या करेंगे, हम इफ या वेदर लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तब। अगर सेकंड टाइप है तो क्या करेंगे, हम उसी क्वेश्चन वर्ड को, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड का हम प्रयोग कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। इम्परेटिव पे आ जाओ। जब वाक्य आपका इम्परेटिव होगा, रिपोर्टेड स्पीच का, तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। कुछ कंडीशन पे हम फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर देंगे। फॉरवर्ड का प्रयोग कब करेंगे, फॉरवर्ड का प्रयोग तब होगा जब वाक्य आपका कैसा होगा, इम्परेटिव का नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, यहाँ तक दिख रहा है। W4 क्या होता है, विश, मतलब हमारी इच्छा है कि हम आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है तो हम गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हैं। आप ज़बरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकते हैं। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, कर सकता है क्योंकि ये आर्टिकल में भी मना है, आप बंधुआ मजदूरी, जबरन मजदूरी आप नहीं करा सकते हैं। तो हमारी इच्छा होगी तभी तो हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, नहीं तो कौन ज़बरदस्ती बुलवाएगा। बिफोर क्या होता है, ब्लेस, आप किसी बुजुर्ग के पैर छुओगे तो जाहिर सी बात है आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि दूधो नाव पूतो फलो।
इसका मतलब क्या हुआ, दूधो नाव पूतो फलो। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि आप दूध से आपको नहाने को मिले, इसका मतलब होता है हमेशा खुश रहो, आशीर्वाद मिलेगा। C4 क्या होता है, कर्ष मतलब अभिशाप होता है। अभिशाप की बात करें तो राजा दशरथ को अभिशाप मिला था, किसने दिया था, श्रवण कुमार के माता पिता ने अभिशाप दिया था। कहा था जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूँ, आने वाला समय ऐसा आएगा कि आप भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। तो राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र के वियोग में हुई थी, तो ये अभिशाप दिया था श्रवण कुमार के पिता ने। ऋषि मुनि पहले के श्राप दिया करते थे, क्या दिया करते थे, श्राप। श्राप वो वाली नहीं, श्राप होता है ये, श्राप। श्राप को दूसरी भाषा में कह सकते हैं ये अभिशाप भी होता है। P4 आ जाओ, प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। जब हमारे कोई कष्ट या दुख होता है, हमारी घर पे मम्मी होती है, वो हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। क्या करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे दिख रहा है प्लस का निशान, प्लस का निशान दिख रहा है। आप किसी क्लिनिक पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का निशान मिलेगा। प्लस का निशान का मतलब ये खड़ा हुआ सो है वो डॉक्टर है, और ये लेटा हुआ क्या है, मरीज है। यानी कि डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे जाता है और अगरबत्ती वहाँ पे लगाता है, उसका मतलब क्या होता है, वो भी भगवान को कहता है, भगवान कुछ लोगों को मरीज बना के हमारे पास भेजो ताकि हमारा भी प्रोफेशन, व्यवसाय चलता रहे। इधर मम्मी भी अगरबत्ती लगाती हैं घर पे, कहती हैं हमारे घर में कोई बीमार ना पड़े। बेचारे भगवान वहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था। हमने आप लोगों को एक स्टोरी भी बताई थी इससे पहले। एक किसान की 2 पुत्रियां थी, पहले का विवाह उसने किसके साथ किया था, माली के साथ किया था। दूसरा विवाह किसके साथ किया था, कुम्हार के साथ किया था। जब वो पहली वाली बेटी के यहाँ जाता है कुम्हार के यहाँ, तो अपनी बेटी से पूछता था कि बेटी आप कैसी हो। तो बेटी उत्तर देती है कि पिताजी मैं बिल्कुल भी प्रसन्न हूँ, बट हमारी इच्छा क्या है कि आसमान साफ रहे और बारिश बिल्कुल ना हो। तो किसान ने कहा कि मैं प्रार्थना करूँगा ऐसा ही हो। अगले दिन वो अपनी दूसरी बेटी के पास जाता है, जो बेटी जिसका विवाह एक माली के साथ हुआ था। उसने बेटी से पूछा कि आपकी कोई इच्छा है। तो उसने कहा कि पिताजी मैं कुशल मंगल तो हूँ, पर मेरी इच्छा क्या है, इच्छा यही है कि खूब बारिश हो ताकि हमारे फल फूल अच्छे से, मतलब हमारा व्यापार चलता रहे। अब पिता यहाँ पे जैसे कंफ्यूज हो रहा है, अगर वो प्रार्थना कर रहा है कि आसमान साफ रहे तो उसकी छोटी बेटी दुख में रहेगी। अगर वो ऐसा करता है कि बारिश हो, खूब बारिश हो, इसके फल फूल पौधे आपके अच्छे से रहें, तो सामने वाली बेटी को नुकसान है। तो पिता वहाँ पे कंफ्यूज रहता है। वैसे यहाँ पे गॉड क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें। बात समझ में आ गई, ठीक। ऑप्टेटिव में क्या करेंगे हम, ऑप्टेटिव में जब भी हम इन्वर्टेड को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कंजक्शन हम दैट लगाएंगे। एक्सक्लेमेटोरी में क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे, जिसका क्रम उल्टा सीधा हो, यानी कि जिसका क्रम उल्टा सीधा हो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस कहेंगे। या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, सीधा समझ लो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आते। एग्जांपल के लिए समझ लो, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल द ताज इज। राइटिंग समझ में आ रही है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, राइटिंग यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होगी, आ रही है। अब यहाँ पे लिखा व्हाट ए ब्यूटीफुल द ताज इज। अब इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज कर लेंगे। जब भी आपका कोई भी सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ होगा तो इस शब्द को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, वेरी या फिर हम ग्रेट का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस को क्या बना लेंगे, एक्सक्लेमेटोरी से हम असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव बनाने के बाद ही हम इसको चेंज करेंगे किसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नियम नंबर 2 देखते हैं। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब हम फेस टू फेस बात करते हो। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, अब समझ लो, पहले डायरेक्ट में समझ लो। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को
ज्यों का त्यों रखना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। राइटिंग समझ में आ रही है अभी तक? यानी किसी व्यक्ति या वक्ता, वक्ता कहते हैं स्पीकर को, स्पीकर मतलब होता है जो बोलता है। राइटिंग समझ में आ रही है? यानी कि जो व्यक्ति बोलता है, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट करना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि जो हमें दिखाई ना दे। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि इसमें भी होता है वक्ता, इंग्लिश में कहते हैं इसे स्पीकर। समझ गए यहाँ तक? स्पीकर क्या होता है? वक्ता, जो बात को कहने वाला स्पीकर वक्ता होता है। किसी वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में प्रकट कर बता देना, ज्यों का त्यों न रख कर के अपने शब्दों में परिवर्तित कर बता देना, क्या कहलाता है? आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इतनी बात समझ गए? अब समझते हैं यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम हैं, बोर्ड समझ लो। चलिए रूल समझ लीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। उससे पहले आपको क्या टेंस क्लियर होने चाहिए। एक तरफ लिखेंगे आप डायरेक्ट, दूसरी तरफ लिखेंगे क्या? इनडायरेक्ट। आपके टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। याद है इतना? यदि वाक्य आपका याद रहना चाहिए, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तभी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बदला जाएगा। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तभी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बदला जाएगा। ठीक है? रिपोर्टेड स्पीच आप ध्यान से समझ लो। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग बताए थे हमने अभी? 2। कौन कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती तो इधर वाला सेंटेंस बदला जाएगा? नहीं बदला जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तभी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बदल सकता है। मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। राइटिंग समझ में आ रही है यहाँ तक? आपका डायरेक्ट में है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये किस में चला जाएगा? जब भी आप इनडायरेक्ट में आएंगे तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, आपको कन्वर्ट करके चेंज करना होगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। उससे पहले देख लिए पर्सन हम कैसे चेंज करते हैं। पर्सन चेंज करने के लिए आप सिंपल सा एक सूत्र याद कर लो। सूत्र क्या होता है? SON। दिख रहा है यहाँ तक? इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको कितना देंगे? 3 नंबर दे दो। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ध्यान से समझो, ये होता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदले जाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदले जाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज होगा? नो चेंज, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये सूत्र आपको याद कर लेना है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं पता है सभी को? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बताओ। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है। यू यदि आपका आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच पे तो आपके किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, ETC, ये जब भी आएंगे तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है? समझ गए यहाँ तक? कोई किसी को दिक्कत?